बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात के 9 बज रहे थे और मैं हमेशा की तरह आज भी ऑफिस से लेट थी। मैं कितना भी कर लेती लेकिन वक्त पर कभी फारिग हो ही नहीं पाती थी। मैं अपनी इस सुस्ती की वजह से बहुत परेशान रही थी। कितना भी चुस्त होकर काम कर लूँ मगर जल्दी फारिग होती ही नहीं हूँ। मैं खुद को कोसती हुई ऑफिस की सीढ़ियाँ उतरी, बाहर आई। मुझे दूर दूर तक कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा इस सुनसान जगह पर खड़े रहने से बेहतर है कि मैं कोई गाड़ी करवा लूँ। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकाला तो बैटरी भी डेड थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा कोई काम सीधा होता ही नहीं था, हर काम ही उल्टा होता। मैं परेशानी के आलम में सुनसान रास्ते पर खड़ी किसी के आने का इंतज़ार कर रही कि शायद कोई रिक्शा या गाड़ी मिल जाए, मगर इस रास्ते पर 8 बजे के बाद कोई भी नज़र नहीं आता था। मैं चलते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। ये जगह कुछ रौनक वाली थी। इर्द गिर्द खाने पीने की चीज़ों वाली दुकानें थीं। बहुत से लोग अपने अपने बीवी बच्चों के साथ खाने पीने आए हुए थे। कुछ देर के लिए मेरे जहन और दिल को सुकून मिला कि अल्लाह का शुक्र है उस सुनसान एरिया से तो निकल आई हूँ। अब यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जो मुझे घर तक पहुँचा देगा। अभी मैं यही सोच रही थी कि मैंने किसी की आवाज़ सुनी। जानी पहचानी सी आवाज़ थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी दोस्त समीना खड़ी थी। समीना अपने भाई के साथ आइसक्रीम खाने आई हुई थी। मैंने समीना को देखा तो मैं खुश हो गई कि चलो कोई अपना तो नज़र आया। मैंने समीना को आवाज़ दी। समीना मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी, अनम तुम इस वक्त अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने उसे बताया कि आज फिर मैं ऑफिस से लेट हो गई थी तो अभी निकली हूँ, कोई रिक्शे वाला ही नहीं मिल रहा। मैंने समीना से कहा, अपना मोबाइल दे दो ज़रा, मैं घर फ़ोन करके भाई को बुला लूँ। समीना कहने लगी, भाई तो तुम्हारा छोटा सा है, वो कैसे यहाँ तक आएगा? तुम परेशान मत हो, मैं अपने भाई से कहती हूँ वो रिक्शा ला दे। तुम और मैं रिक्शे में बैठकर चले जाएंगे और भाई साथ साथ बाइक पर आ जाएगा। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई कि समीना मेरे साथ है। फिर ऐसा ही हुआ। समीना के भाई ने रिक्शा ला कर दिया। उसमें मैं और समीना बैठ गए और घर की तरफ जाने लगे। समीना का भाई बाइक पर साथ साथ आने लगा। मेरा भाई मुझसे छोटा था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो इस वक्त घर से अकेला बाहर निकले। समीना का इस वक्त मुझे मिलना किसी मुआवजे से कम नहीं था। हम दोनों रिक्शे में बातें करती जा रही थी कि मैंने समीना से पूछा, यार नौशी का क्या हाल है? काफ़ी टाइम ही हो गया है नौशी को देखे हुए, कहाँ होती है आजकल वो? समीना ने बताया कि वो आजकल नीलम वादी में होती है, उसकी ट्रांसफ़र नीलम वादी हो गई है। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। यहाँ अपने माँ बाप को मिलने आती है या माँ बाप को भी साथ ले गई है? मैंने समीना से पूछा। मेरे पूछने पर समीना ने बताया कि नहीं, माँ बाप तो इधर ही रहते हैं, वो अकेली रहती है वहाँ पर। आई थी पिछली दफ़ा तो मिली थी मुझे, तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। कह रही थी कि किसी दिन टाइम निकाल कर नीलम वादी आओ, तुम्हें वहाँ का हुस्न और नज़ारा दिखाऊं। इतनी खूबसूरत जगह है कि दिल ही नहीं करता कुछ और देखने को। अल्लाह ने जो नज़ारे पहाड़ी इलाकों में बना रखे हैं, इनका कोई सानी नहीं। समीना ने मुझे ये बात बताई तो मेरा दिल भी ललचाया कि क्यों ना कुछ टाइम नौशी के साथ गुजारा जाए। हम तीनों पक्की सहेलियाँ थीं। बस काम की मजबूरी की वजह से अब मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। मैं अभी सोच ही रही थी इससे पहले कि मैं समीना से कुछ कहती। समीना मुझसे कहने लगी, अनम तुम्हें ऑफिस से कब छुट्टी मिल सकती है? मेरा बहुत दिल है कि हम नौशी से मिलने नीलम वादी जाएं और तकरीबन 1 हफ्ता उसके साथ गुजार के आएं। 1 हफ्ता तो बहुत कम होगा, जाना है इतनी दूर तो फिर कम से कम 15 दिन तो होने चाहिए हमारे पास, ताकि अच्छी तरह घूम फिर सके, वहाँ की खूबसूरती के नज़ारे देख सके। मैंने फ़ौरन से समीना से कहा। समीना कहती, हाँ कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम्हें 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं 15 दिन की छुट्टी सर से ले लूँगी, तुम्हारा तो कोई मसला नहीं। समीना ने कहा, नहीं मेरा तो कोई मसला नहीं है। मेरा क्या मसला होना है? भाई और मैं ही होते हैं घर में, तो भाई से इजाज़त ले लूँगी मैं तो। अगर तुम होगी तो और ज़्यादा आसानी से जाने देगा। तुम तो जानती हो अम्मा और अब्बा के इंतकाल के बाद भाई मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देता, इसीलिए थोड़ा घबराती हूँ कि शायद मना ही ना करते। वैसे मैं एक दफ़ा बात कर चुकी हूँ, तो कहते थे वक्त आएगा तो देखी जाएगी। मेरे दिल में था कि किसी वक्त टाइम निकाल कर तुमसे मिला जाए और तुम्हारे साथ प्रोग्राम सेट किया जाए
और अल्लाह की तरफ से ही आज तुम मिल गई तो सोचा क्यों ना इस मामले को भी हल कर लिया जाए। अगर तुम भाई से बात करोगी तो भाई बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। तुम तो जानती हो भाई शुरू से तुम्हारी कोई बात नहीं टालते। शरारती अंदाज में समीना मुझसे कहने लगी। ऐसे ही बातें करते करते सफ़र गुजर गया और हम लोग घर पहुंच गए। आदिल ने रिक्शा मेरे घर की तरफ ले लिया। आदिल ने पहले मुझे उतारा और फिर समीना से कहा कि अब तुम बाइक पर आ जाओ और रिक्शे वाले को पैसे देकर वहीं से भेज दिया। मेरे लाख कहने पर भी आदिल ने मुझसे 1 रुपया ना लिया और मुझसे कहा कि ध्यान से रहा करो, ऐसी भी क्या नौकरी है कि आधी आधी रात को तुम सड़कों की खाक छानती फिरो। वो मुझे मोहब्बत से समझाता हुआ समीना को लेकर चला गया और मैं दरवाजे पर खड़ी उसकी बातों पर गौर करने लगी कि इतनी देर में अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने दरवाज़ा खुलवाया। मैं हूँ अम्मी, दरवाज़ा खोलें। अम्मी ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला और कहने लगी, रिक्शे पर आई हो? मैंने बताया, जी अम्मी रिक्शे पर आई हूँ और मेरे साथ समीना और आदिल भी थे। अम्मी ने कहा, बेटा मैं बहुत परेशान रहती हूँ, इतनी इतनी रात को मत आया करो। हालात ठीक नहीं है कि इतनी इतनी रात को बेटियाँ अकेली सड़कों पर निकलें। तुम अपने बॉस से बात करो और टाइम से घर आया करो। अगर नहीं मानता तो कोई और नौकरी तलाश कर लो जिसकी टाइमिंग कुछ 8 बजे से लेकर 5 बजे तक हो। चलो शाम के 5 बजे तो इंसान आ ही जाता है, लेकिन ये रात के 11 बजे आने वाला काम छोड़ दो। मैंने अम्मी से कहा कि अच्छा दरवाजे पर ही सब कुछ कहती जाएंगी या मुझे अंदर भी आने देंगी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर चली गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने अम्मी से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं साथ साथ और भी नौकरी की तलाश कर रही हूँ। जैसे ही कोई अच्छी और मुनासिब नौकरी मिली तो मैं ये नौकरी खुद ब खुद छोड़ दूँगी। मुझे भी पता है कि हालात बहुत ख़राब है और यकीन माने जब मैं ऑफ़िस से निकलती हूँ तो ऑफ़िस वाली सड़क तो बहुत सुनसान होती है, न बंदा न बंदे की ज़ात। वहाँ पर कोई ऐसा सीन होता ही नहीं। मैंने परेशान होते हुए अम्मी से कहा। फिर मैंने कहा, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है तो मुझे ला दें प्लीज़। अम्मी ने कहा, हाँ हाँ मैं अभी खाना गर्म करती हूँ, तुम हाथ मुँह धो लो। अम्मी ने खाना गर्म किया और मैंने पेट भर कर खाना खाया। सुबह का नाश्ता किया हुआ होता था तो रात को खाना नसीब होता था। वैसे तो हर काम में ही मेहनत होती है, लेकिन यह नौकरी तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करवा रही थी मुझसे। सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि काम ज़्यादा होता। मैं खुद भी नौकरी से तंग आ चुकी थी। मैंने 1 कप चाय मांगी तो अम्मी ने मुझे गर्म गर्म चाय ला कर दी। मैं चाय पीने लगी, बहुत सुकून मिल रहा था। अम्मी चाय आज बहुत मज़े की है। मैंने अम्मी से पूछा, रेहान सो गया है क्या? मेरे सवाल पर अम्मी ने जवाब दिया, हाँ रेहान सो गया था, वो तो जल्दी सो जाता है, पर आज उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बाहर से खेलता हुआ आया तो काफ़ी तेज़ बुखार था। मैंने मेडिसिन देकर सुला दिया है। अम्मी इसका ख्याल रखा करें, हमारा वाहिद और आखिरी सहारा रेहान ही है, मत जाने दिया करें इसको बाहर खेलने के लिए। हर चीज़ तो घर में लाकर दी है उसको, घर की आदत डालें, बाहर की आदत जितनी पड़ेगी उतना ही गलत लोगों में उठना बैठना हो जाएगा। अम्मी कहती, कितना तो समझाती हूँ अनम, मगर ये सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। तुम खुद इसको समझाओ कि स्कूल से आने के बाद घर से बाहर ना निकला करे। चले मैं सुबह इंशाल्लाह समझाऊंगी। सुबह तो छुट्टी है ना तुम्हें? अम्मी ने मुझसे पूछा। मैंने हैरान होकर अम्मी के मुंह की तरफ देखना शुरू कर दिया। छुट्टी किस बात की? अम्मी ने कहा, सुबह इतवार है तो सुबह तुम्हें छुट्टी नहीं है? कुछ देर गौर करने के बाद मेरी खुशी से चीख निकल गई कि हाँ सुबह तो इतवार है और सुबह तो मुझे छुट्टी है। अल्लाह का शुक्र है, जी भर कर अपनी नींद पूरी करूँगी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसको चार्जिंग पर लगाया। देखो ज़रा, काम में कितनी मगन रहती हो कि तुम्हें ये तक अंदाज़ा नहीं कि सुबह कौन सा दिन है। इतना काम वो लेता है तुमसे और पैसे ज़रा बराबर देता है। मजबूरी है अम्मी, अगर मैं ये सोचकर कि ये काम ज़्यादा देता है और पैसे कम देता है छोड़ दूँ तो आगे भी तो कुछ हाथ नहीं आएगा। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। बोला तो है मैं रिसर्च कर रही हूँ नई नौकरियों पर, जैसे ही कोई अच्छी नौकरी नज़र आई तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूँगी। मैं खुद बहुत तंग आ चुकी हूँ इस ऑफिस से। इस ऑफिस में अक्सर ऐसा होता था कि संडे वाले दिन भी कॉल आ जाती थी। मैं पूरा हफ्ता काम करके इस कदर थकी हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं अपना मोबाइल ऑन रखूं, क्योंकि मुझे डर था कि बॉस कहीं कॉल करके बुला ना ले। मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया लेकिन उसको ऑन ना किया।
कुछ देर नावल पढ़ने के बाद मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपको पता है कि नौशी की ट्रांसफ़र हो गई है? अम्मी कहती, हाँ पता है, उस दिन नौशी आई थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम ऑफिस में थी तो सलाम दुआ कह रही थी और बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही। उसने निकलना था, इस वजह से फिर रुकी नहीं। तब नौशी ने बताया था कि उसकी ट्रांसफ़र किसी पहाड़ी इलाके में हुई है। मैंने खुशी से अम्मी की तरफ देखते हुए कहा, किसी पहाड़ी इलाके में नहीं, वादिय नीलम में हुई है अम्मी। समीना बता रही थी कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। गर्मियों में तो उस जगह का कोई जवाब नहीं, और सर्दियों में नीलम के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ़बारी होती है। तो आजकल बर्फ़बारी का मौसम है। समीना बता रही थी कि नौशी पैगाम देकर गई है कि तुम और अनम कुछ दिन के लिए मेरे पास आओ, मिलकर एंजॉय करेंगे। तो मैं और समीना ये प्रोग्राम बना रही हैं कि हम उन्हीं दिनों में जिन दिनों में बर्फ़बारी हो रही होगी नौशी के पास कुछ दिन गुजारने जाएं। हाँ तो क्या मुश्किल है, चले जाना, लेकिन तुम्हें ऑफिस से छुट्टियाँ मिलेंगी? यही तो मेन मसला है अम्मी, छुट्टियों का। यही तो समीना भी कह रही थी कि तुम्हें छुट्टियाँ मिलनी मुश्किल है, लेकिन मैंने 1-2 और जगह पर CV दिया है। हो सकता है कि मुझे वहाँ से कॉल आ जाए तो फिर छुट्टियाँ मिल सकती हैं। अम्मी ने कहा, चलो देख लेना, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। आपकी तरफ से तो इजाज़त है ना? मैंने मुस्कुराते हुए अम्मी से पूछा। अम्मी कहने लगी, मुझे क्या एतराज़ होगा भला, बस घर में सौदा वगैरह डाल देना ताकि मुझे परेशानी ना हो, और फिर चली जाना जितने दिन के लिए जाना है। ये तो तुम्हारी अपनी जेब पर है ना कि तुम कितना खर्च कर सकती हो। जी ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने अम्मी से कहा। अच्छा रात काफ़ी हो चुकी है, अब ऐसा करो कि सो जाओ, बातें तो सारी रात नहीं ख़त्म होनी। तुम थकी भी हुई हो तो अब कुछ देर आराम कर लो, अम्मी ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा। मैंने अम्मी का हाथ चूमा, अपनी आंखों पर लगाया और कहा, मेरी आंखों की ठंडक हैं आप, बस परेशान मत हुआ करें, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। और इसके बाद मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। मैं अपनी आंखों में वादिया नीलम के ख्वाब सजाए सोच में डूबी हुई थी। न जाने कब मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में भी वादिया नीलम की ही सैरें करती फिर रही थी। भरपूर नींद पूरी करने के बाद सुबह मेरी आंख खुली तो अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी और रेहान सहन में खेल रहा था। मैं उठी, मुंह हाथ धोया और सबसे पहले अपना मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करके किचन की तरफ जाने लगी कि मेरी नज़र रेहान पर पड़ी। मैंने सोचा पहले इसके साथ कुछ टाइम गुजार लूँ, फिर नाश्ता करूँगी। मैं रेहान के पास चली गई और पूछने लगी, हाँ जी रेहान मियाँ, पढ़ाई कैसी जा रही है? रेहान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, आपी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, बस खेल कूद अच्छी नहीं जा रही। मुंह लटकाते हुए रेहान ने मुझसे कहा, मेरे साथ कोई नहीं खेलता और शाम में अम्मा मुझे बाहर नहीं जाने देती, बोर हो जाता हूँ मैं। मैंने रेहान को प्यार करते हुए अपने पास बिठाया और समझाने लगी, देखो रेहान, घर में सिर्फ मेरे और आपके अलावा अम्मा के पास और कोई नहीं है। मैं ऑफिस में होती हूँ, सारा दिन आप अगर बाहर गली महलों में गुजार देंगे तो अम्मा बेचारी तो बोर हो जाएंगी और बोर होकर बीमार रहने लगेंगी, और ये बात हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, है ना? मैंने रेहान से प्यार से पूछा। रेहान हाँ में सर हिलाते हुए बोला, जी आपी ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा बहुत दिल करता है कि खेलूँ। मैंने रेहान से कहा कि आप परेशान मत हो, हम कोई ऐसा काम करते हैं कि आज आपको खेलने के लिए बाहर जाना ही ना पड़े। मेरी बात सुनकर रेहान खुश हो गया। अब मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या करूं कि इसको खेलने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ दोनों, आकर नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। मैंने रेहान से कहा कि चलो इस मसले का हल हम बाद में सोचते हैं, पहले मिलके बहन भाई नाश्ता करते हैं। रेहान खुश हो गया। मैंने, रेहान ने और अम्मी ने मिलकर नाश्ता किया। अम्मी ने आलू के पराठे बनाए हुए थे जो कि मेरे और रेहान के दोनों के फेवरेट थे। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, आपने आज मेरे मुंह की बात पूरी कर दी। मेरे दिल में था कि मैं आपको कहूँ कि अम्मी आज आलू का पराठा ही बनाकर खिला दें, तो आपने भी पहले से बनाकर रखा था। खाने से फारिग होने के बाद मैं रेहान से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। घर के सामने वाले घर में रेहान का एक बहुत अच्छा दोस्त रहता था। मैंने कहा कि क्या वो तुमसे नहीं खेलता? रेहान ने कहा, खेलता है आप ही, लेकिन अम्मी जाने ही नहीं देती बाहर, तो मैं क्या करूं? मैंने अम्मी से कहा कि गली में गेट के बिल्कुल सामने इसको आधे घंटे के लिए जाने दिया करें। बच्चा है, दिल बहल जाता है, खेलकर अपना दिल बहला लिया करेगा। अम्मी ने कहा,
ये गेट के आगे खेले तो ना, ये तो गेट से पता नहीं कहाँ इधर उधर हो जाता है। और फिर गलियों में मारी मारी मैं इसको ढूंढती फिरती हूँ और ये पीछे वाली 7वीं गली में जाकर मिलता है। अम्मी ने मुझे रेहान की शिकायत लगाने के अंदाज में बताया तो मैंने रेहान की तरफ देखा। रेहान ने नज़रें झुका ली और कानों को हाथ लगाकर फ़ौरन से कहने लगा, सॉरी आपी, दोबारा आपको मेरी शिकायत नहीं मिलेगी। मैंने उससे कहा, मैंने तो अभी आपको कुछ कहा भी नहीं, बस इतना कहूँगी भाई, मुझे और अम्मी को तेरी बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपना ख्याल हमारे लिए रखो। घर के बिल्कुल सामने आधा घंटा खेल लिया करो, लेकिन पीछे गलियों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप घर के बिल्कुल सामने खेलोगे तो दरवाज़ा खुला हुआ करेगा, अम्मी आते जाते नज़र रखेंगी तुम पर। हालात बहुत ख़राब हैं बेटा, आपको नहीं मालूम, आप अभी छोटे हो। मैंने ये कहकर रेहान को समझा दिया और वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ भी गया। छुट्टी थी तो मैंने अम्मी से कहा कि आज का खाना मैं बनाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया है कुकिंग किए हुए। मैंने रेहान से पूछा कि आज क्या पकाऊं। रेहान को बिरयानी बहुत पसंद थी। उसने कहा आप ही बिरयानी बना लें, आपके हाथ की तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने अम्मी को कुछ पैसे दिए और कहा कि मुझे बिरयानी का सारा साजो सामान ला दें ताकि मैं बिरयानी बनाऊं। और उधर से मैंने समीना को कॉल कर दी कि आज का खाना मेरे साथ खाए। बिरयानी के साथ दही का रायता, कोल्ड ड्रिंक्स और कौरमे का सालन भी बना लिया। महीने का शुरू था, सोचा चलो अय्याशी ही कर ली जाए। रात के खाने पर समीना और आदिल को भी इनवाइट कर लिया। खाना तैयार था। मैं आदिल और समीना का इंतज़ार करने लगी। मैं और समीना बचपन की सहेलियां थीं। शुरू से ही हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी और मेरा उनके घर बहुत आना जाना था। एक दिन समीना के अम्मा अब्बा और मेरे अम्मी अब्बू हमारे स्कूल आए। हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिसके लिए सब एक साथ एक ही गाड़ी में आ रहे थे। स्कूल आते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में समीना के अब्बा अम्मा और मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। दोनों घरों की खुशियाँ एक पल में लुट गई थी। हमारे बड़ों का भी आपस में प्यार मोहब्बत था। यही वजह थी कि आज तक हम एक दूसरे के साथ थे। छोटे होते से ही मैं और आदिल एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी इजहार नहीं किया था। इसी वजह से समीना अक्सर मुझे छेड़ती रहती। अपने भाई के आगे तो चुप रहती थी, लेकिन मुझे हमेशा छेड़ती थी आदिल का नाम लेकर। मैंने थोड़ा बनाव सिंगार किया, कपड़े चेंज किए और आदिल का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि बाहर दरवाज़ा खटका। मैं गई तो देखा आदिल और समीना दरवाजे पर खड़े थे। मैंने मुस्कुराते हुए सलाम किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगी। मेरे पीछे पीछे आदिल और समीना भी अंदर आ गए। मैं उन्हें कमरे में ले गई और अम्मा से कहा कि जल्दी से खाना लगा दें। आदिल और समीना भी आए हैं तो साथ ही खाना खाएंगे। अम्मी ने टेबल पर खाना लगाया और हम सब ने खाने से खूब लुत्फ उठाया। आदिल को भी मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी। वो बिरयानी खाता जा रहा था और साथ साथ कहता जा रहा था, बिरयानी हो तो सिर्फ अनम के हाथ की। मैं शर्मा रही थी। वो मेरी अम्मी के सामने ही मेरी तारीफ़ें किए जा रहा था। अम्मी भी मुस्कुराने लगी कि इतने में मेरे मोबाइल पे कॉल आई। मैंने जब चेक किया तो ऑफिस से कॉल थी। मैं हैरान हो गई कि आज ऑफिस से इस टाइम कॉल क्यों आ रही है। मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से बॉस ने मुझे एक खबर सुनाई, जो कि इस वक्त मेरे लिए किसी मोर्चे से कम नहीं थी। बॉस ने मुझे कहा कि आपका 1 हफ्ते का टूर बना है, तो आप इसकी तैयारी करें। आपको ठीक 1 हफ्ते बाद नीलम वैली जाना है। बॉस का इतना कहना था कि मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं खुशी से झूम उठी। सब मेरी तरफ देखकर हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या कह दिया है उसने जो अनम इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। मैंने बॉस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। सुबह से मैंने ऑफिस भी नहीं जाना था, क्योंकि ये हफ्ता मुझे सिर्फ तैयारी के लिए दिया गया था और अगला हफ्ता घूमने के लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए दिया गया था। जैसे ही फ़ोन कटा, अम्मी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, सब खैर तो है? मैंने खुशी से समीना को गले लगाते हुए कहा कि यार, मेरे दिल की दुआ अल्लाह ताला ने कितनी जल्दी कबूल कर ली। अम्मी, मैं आपको कह रही थी ना कल कि मुझे नौशी के पास कुछ दिन रहने जाना है, तो तब मैं ये सोचकर परेशान थी कि छुट्टी नहीं मिलेगी। अम्मी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। मैंने कहा, मुझे ऑफिस से फ़ोन आया है। बॉस कह रहे थे कि मुझे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए नीलम वैली जाना है, तो मैं इसके लिए तैयारी करूं और कल ऑफिस मत आऊं। ये सुना था कि समीना भी खुश हो गई और कहने लगी
یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تمہارا پلان بن گیا. چلو نوشی کے ساتھ کچھ ٹائم اچھا گزر جائے گا. میں نے کہا گزر جائے گا نہیں، ہم دونوں کا گزرے گا. میں نے یہ بات بولتے ہوئے عادل کی طرف دیکھا. عادل اس بات سے بالکل انجان تھا. میں نے عادل سے کہا کہ پلیز سمینہ کو اجازت دے دو میرے ساتھ جانے کی. میں اپنے ساتھ اس کو لے کر جانا چاہتی ہوں. ہم تینوں سہیلیاں وہاں اپنی زندگی کے حسین پل جینا چاہتی ہیں. پہلے تو عادل نے انکار کر دیا، پھر امی کے کہنے پر عادل نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلی جائے، لیکن تم دونوں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے عادل سے کہا کہ ہم دونوں اکیلی نہیں ہیں. نوشی کو ایک بہت بڑا کاٹیج ملا ہے اور ہم لوگ نوشی کے ساتھ ہی رہیں گی. نوکر چاکر ہر چیز ہے اس کے گھر میں، پھر کسی چیز کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نوشی ہے نا وہاں پر. میری بات سن کر عادل بھی مان گیا. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے جیسے تم دونوں کی مرضی. ابھی ایک ہفتہ ہے، سمینہ بھی انتظام کر لے گی جانے کا. ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے ملی. ہماری خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. میرے ساتھ تو آج کل یہی سب کچھ ہو رہا تھا. میں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کر دیا، نہیں تو میں شاید کبھی بھی نہ جا پاتی. اب میں اللہ کے نظارے دیکھوں گی. اللہ کی بنائی گئی خوبصورتی کا سنا ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہے تھے تو میں یہ موقع کسی بھی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی. میں نے اور سمینہ نے پروگرام بنایا کہ صبح جا کر ہم ضرورت کی ساری چیزیں خرید لائیں گی تاکہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں. اگلے دن میں اور سمینہ بازار گئیں اور کچھ کپڑے اور ضرورت کی جتنی چیزیں چاہیے تھیں وہ لے آئیں. مجھے آفس والوں کی طرف سے بونس دیا گیا تھا تیاری کرنے کے لیے، اس لیے پیسوں کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. میں اس وقت اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی کیونکہ میرے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی. بازار سے تھکی ہاری جب ہم گھر آئیں تو امی نے ہمیں ایک ایک کپ چائے بنا کر پلائی. امی کی چائے اتنی مزے کی ہوتی تھی کہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. سمینہ نے چائے پی اور واپس اپنے گھر چلی گئی. سامان میرے گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی کیونکہ ہم نے ایک ہی بیگ تیار کرنا تھا جس میں میری اور سمینہ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی. میں بہت زیادہ خوش تھی. ریحان مجھ سے کہنے لگا کہ آپ بھی چلی جائیں گی تو پیچھے میں اور امی اکیلے رہ جائیں گے. میں نے اس مسئلے کا حل بھی سوچ رکھا تھا. میں نے امی سے کہا کہ آپ عادل کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا. جتنے دن میں اور سمینہ واپس نہیں آتے عادل بھی گھر میں اکیلا ہی ہوگا. کھانے پینے کا مسئلہ اسے بھی ہوگا تو آپ عادل کو ادھر ہی رکھ لیجئے گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے. امی نے کہا بغیر کسی رشتے ناتے کے میں کیسے رکھ لوں، محلے والے کیا کہیں گے. میں نے امی کو سمجھایا کہ محلے والے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیں. لوگ جو سوچتے ہیں اس حساب سے بولتے ہیں. اگر ہم لوگوں کی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں تو ہمارا تو باہر نکلنا اور جینا محال ہو جائے. امی نے کہا تم کہہ تو صحیح رہی ہو، چلو میں عادل سے پوچھ کر دیکھتی ہوں. میں نے امی سے کہا پوچھنا نہیں، آپ اس کو حکم دیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ ادھر ہی سویا کرے گا اور ادھر ہی رہے گا. امی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی. امی اور ریحان کو چھوڑتے ہوئے میرا بھی دل گھبرا رہا تھا، لیکن عادل کا سوچ کر مجھے تسلی ہو گئی. ہماری تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں. اسی دوران میں نے نوشی کو کال کیا اور نوشی سے حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے نوشی کو بتایا کہ میں اور سمینہ کچھ دن کے لیے اس کے پاس آ رہے ہیں. نوشی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. سمینہ اور میں تو پھر مل لیتے تھے، نوشی سے ملے ہوئے تو ہمیں کئی ماہ گزر چکے تھے. ایک ساتھ بیٹھ کر ہم نے ایک کپ چائے کا بھی نہیں پیا تھا. وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی یہ فیصلہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے، بہت مزہ آئے گا. تم دونوں آؤ گی تو خوب انجوائے کریں گے، خوب سیر کرواؤں گی تمہیں، یہاں کی خوبصورتی سے آگاہ کروں گی. ہم نے اپنے آنے کی ڈیٹ بتائی کہ ہم اس تاریخ کو اس کے پاس ہوں گے. بے فکر رہو، تم لوگ پہنچ کر مجھے فون کر دینا، آگے سے میرا ڈرائیور تم لوگوں کو پک کر لے گا. ہے تو وہ پہاڑی علاقہ، لیکن نوشی نے بتایا کہ وہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، اس لیے پریشانی کو پیچھے ہی چھوڑ کر آنا. میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. اب اس دن کا انتظار کرنے لگی جب ہم نے سفر کے لیے روانہ ہونا تھا. سفر پر نکلنے میں 2 دن باقی تھے. ان 2 دنوں میں نے امی کی ضرورت کی ہر چیز گھر میں لا کر رکھ دی تاکہ میرے پیچھے سے امی کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. عادل سے بھی بات کر لی کہ عادل امی اور ریحان کے پاس ہی رہے گا اور ریحان کو اسکول بھی چھوڑایا کرے گا اور لے بھی لیا کرے گا.
जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, अम्मी और रेहान उदास होते जा रहे थे। मेरा भी दिल उदास हो रहा था, लेकिन खुशी भी इस बात की थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। आज रात समीना ने मेरे घर ही सोना था, क्योंकि मुझे ऑफिस की वैन ने लेने आना था। तो मैंने समीना से कहा कि इधर मेरी तरफ ही सो जाओ, ताकि इधर से सुबह हम दोनों वैन में चले जाएंगे। आदिल और समीना रात को ही हमारी तरफ आ गए थे। सारी रात गप्पे लड़ाते पता ही न चला कि कब सुबह हो गई। सुबह हुई तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने सफ़र की तरफ रवाना होने लगे। मैं अम्मी और रेहान के साथ मिली। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और समीना भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आदिल ने मुझसे हाथ मिलाया और हसरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आदिल ने अपने मुंह से मेरे लिए कुछ अल्फाज निकाले। आदिल मुझसे मिलते वक्त कहने लगा कि ऐसा लग रहा है मैं अपनी आंखों की रौनक को अपनी आंखों से दूर कर रहा हूँ। जल्दी आ जाना प्लीज़, मेरा दिल नहीं लगेगा। अल्फाज ऐसे थे कि मेरे दिल में घर कर गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आदिल ने मुझसे आज पहली दफ़ा अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं और समीना सबको मिलने के बाद ऑफिस की वैन में बैठकर चली गई। वैन ने पहले ऑफिस जाना था, फिर इसके बाद हमने अपने खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करना था। ऑफिस जाकर मैंने बॉस से समीना के लिए बात की कि ये भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होगी। बॉस को कोई एतराज़ नहीं था। समीना की खूबसूरती पर हर कोई मरता था। ऐसा लग रहा था जैसे समीना को पहली नज़र में देखते ही बॉस का भी दिल पसीज गया। मैंने ऑफिस से कुछ ज़रूरी सामान लिया और साथ बस की टिकट बुक करवाने के बाद बॉस को अल्लाह हाफिज़ करते हुए वैन में जा बैठी। वैन ने हमें वक्त से बस पर बिठा दिया। अब शुरू हुआ हमारा खुशगवार सफ़र। सफ़र के शुरू में तो मुझे बहुत नींद आने लगी, क्योंकि हम सारी रात की जागी हुई थी। मैंने समीना से पूछा, क्या तुम्हें भी नींद आ रही है? उसने कहा, हाँ, बहुत शिद्दत की नींद आ रही है। ऐसा करते हैं कि कुछ देर के लिए हम सो जाते हैं। हम दोनों ने अपनी सीट सीधी की और कुशन रखते हुए सुकून की नींद सोने लगे। मेरी आंख तब खुली जब बस मरी की खूबसूरत सड़कों से गुजर रही थी। हर तरफ सड़कें सड़कें और पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। सड़कें ऐसी जैसे किसी सांप ने छोड़ दिया हो। सांप की तरह बल खाती, इधर उधर मुड़ती, अपनी खूबसूरती नुमायां करती हुई चलती जा रही थी। खिड़की से बाहर देखने लगी। हर तरफ दूर दूर तक अंधेरा था। पहाड़ों पे कहीं छोटे छोटे रोशनी के आसार नजर आ रहे थे। जब पास पहुंचते तो पता चलता कि ये घरों की लाइट्स ऑन है। बहुत ही दिलकश मंजर था। रात सारी हमारी सफ़र में गुजरी। हमने मरी में रुकना था। वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के बाद खाने पीने का कुछ सामान रखा हुआ था। शदीद भूख लग रही थी। मैंने और समीना ने कुछ खाने पीने की चीज़ें निकाली और खाने लगी। सफ़र जारी रहा। जितना ये लंबा सफ़र था, शायद कोई और होता तो थक जाता, लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम अपनी मंजिल पर जा पहुँचे। बस ने हमें जिस जगह उतारा, उस जगह नौशी ने अपना ड्राइवर भेज रखा था। ड्राइवर ने हमें पहचान लिया और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ नौशी के कॉटेज ले गया। नौशी ने हमारा इस्तकबाल पुरजोश तरीके से किया। हम दोनों को यहाँ पाकर नौशी बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर रखे थे। भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। नौशी ने कहा कि तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नौशी ने हमें बहुत ही उम्दा खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया। हमने पेट भर कर खाना खाया और यहाँ की मशहूर चाय पिलाई, जो कि कहवानुमा होती है। खाना खाने और चाय पीने के बाद हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। मैंने नौशी से कहा, नौशी, मैंने यहाँ के नीलम के पहाड़ों के बारे में बहुत सुन रखा है। मुझे नीलम दरिया और पहाड़ों के बारे में रिसर्च करनी है। नौशी थोड़ी सी घबरा गई। कहने लगी, नीलम पहाड़ के बारे में क्या रिसर्च करनी है? सुना है आज तक जो वहाँ गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि नीलम दरिया और पहाड़, इन सब जगहों पर जिन्नात का बसेरा है। मैं और समीना बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने नौशी से कहा कि डराओ तो मत। नौशी कहने लगी, मैं डरा नहीं रही, जो हकीकत है वो बता रही हूँ। फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे और तहैया किया कि शाम के टाइम हम पहाड़ों वाली साइड पर नहीं जाएंगे और दिन ही दिन में जो काम है वो करके वापस आ जाएंगे। नौशी के कॉटेज से बड़े बड़े पहाड़ और दरिया नजर आ रहा था। ये वही दरिया था जो पूरे सफ़र में हमारे साथ चलता रहा था और अपनी खूबसूरती के मनाजिर पेश करता रहा था। जगह जगह पर पहाड़ों से गिरती हुई खूबसूरत आबशारें अपनी खूबसूरती आप बयान कर रही थी।
کیونکہ کافی زیادہ رات ہو چکی تھی تو ہم باہر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے گھر کے اندر سے ہی باہر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون پہنچا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتی مناظر اس قدر خوبصورت نظر آ رہے تھے کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے نظر ایک منٹ کے لیے بھی ہٹائی جائے۔ میں اور سمینہ زندگی میں پہلی دفعہ ان جگہوں پر آئے تھے۔ یہاں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ ہم نے اپنے کوٹ پہنے اور باہر بون فائر جلا کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر ہم نے وہاں انجوائے کیا۔ نوشی نے بتایا کہ ہر طرف پانی ہی پانی اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے جو برف سے ڈھکے ہوں گے۔ یہاں برف مارچ اپریل تک رہتی ہے۔ نوشی ہمیں پہاڑوں کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا یہاں کی باتیں سن کر۔ اگلے دن صبح ہم نے دریائے نیلم پر جانا تھا۔ یہاں بہت خوبصورت پوائنٹ بنائے گئے تھے جہاں پر سیر و تفریح کرنے والے سیاح آتے اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے۔ ہم لوگ دریائے نیلم پر پہنچے تو دریائے نیلم کا پانی بہت خوبصورت تھا۔ اس دریا کا پانی 2 رنگوں کا تھا۔ یہاں آ کر اس بات پر تو سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا کہ کوئی تو طاقت ہے جو ان سب کو چلا رہی ہے، اور وہ طاقت صرف خدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت، اتنے دلکش نظارے بنا رکھے ہیں کہ بیمار انسان یہاں آ کر کھلی آب و ہوا میں صحت اور تندرستی حاصل کر سکتا ہے۔ دریائے نیلم کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس میں زیادہ دیر پاؤں ڈبوئے نہیں جا سکتے تھے۔ ہم تو نیلم کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ چند لڑکے کشتی پر سوار ہو کر دریائے نیلم سے گزرتے ہوئے نیلم کے پہاڑوں پر جانے لگے، اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ شرط لگی ہے کہ ہم نے نیلم کے پہاڑ پر کچھ ٹائم گزارنا ہے۔ نوشی نے ہمیں بتایا کہ نیلم کے پہاڑوں پر جنات کا، پریوں کا بسیرا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ رات کے ٹائم یہاں پریاں نہانے آتی ہیں اور جنات لاکھوں کی تعداد میں ان پہاڑوں پر پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ جہاں یہ دریا اور پہاڑ خوبصورتی کے مناظر پیش کر رہے تھے، وہاں ان کے ساتھ جڑی کچھ خوفناک باتیں بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیلم جب تک سال میں 5 یا 7 لاشیں نہیں کھا لیتا تب تک اس کے پانی کو سکون نہیں ملتا۔ نیلم کی پہاڑیاں بہت خوبصورت اور اونچی اونچی نظر آ رہی تھیں۔ لڑکوں کا ٹولہ جب نیلم کی پہاڑیوں کی طرف گیا تو میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی دیکھ کر آؤں۔ مجھے شروع سے ہی جنات کے بارے میں ریسرچ کرنا بہت پسند تھا۔ یہ میرے لیے ایک اچھی ریسرچ کرنے کی جگہ تھی۔ میں نے نوشی سے کہا کہ میں نے بھی نیلم کی پہاڑیوں پر جانا ہے۔ نوشی غصے میں کہتی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں اپنی جان نہیں عزیز؟ کیونکہ میرا تو کام ہی ریسرچ پر تھا تو میں اس پر مزید تھی کہ میں نیلم کی پہاڑیوں پر ضرور جاؤں گی۔ میری ضد کے آگے نوشی اور سمینہ دونوں ہار گئی۔ آج رات ابھی ہم کاٹیج میں تھے کہ دور سے بہت زیادہ ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نوشی اور سمینہ سو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو نیلم کی پہاڑی سجی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے کوئی دلہن سج کر بیٹھی ہو۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی اور ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ آدھی رات کو یہاں کس نے اجالا کر رکھا ہے اور یہ ڈھول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ساری رات یہ منظر دیکھتی رہی۔ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ نظریں ہٹانے کو دل نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ پر کسی نے الگ سے ایک دنیا بسا رکھی ہو۔ صبح ہوتے ہی جب میں نے غور کیا تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ میں نے نوشی اور سمینہ کو یہ سارا ماجرا بتایا تو نوشی کہنے لگی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ صبح ہوئی تو ہم نے انڈے اور پراٹھے کا مزیدار سا ناشتہ کیا۔ باتیں کر کے انجوائے کر رہے تھے، لیکن میرے دماغ میں رات والا وہی منظر ہی چھایا ہوا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ آخر پہاڑ کی اتنی اونچائی پر کس نے اتنا اجالا کر رکھا، اور وہ کون لوگ تھے جو اتنے دھوم دھام سے کوئی تہوار منا رہے تھے۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب نیلم کی پہاڑی پر جائے بغیر تو نہیں ملنے والا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ میں رات کے ٹائم نیلم کی پہاڑی پر جا کر اس راز سے پردہ ضرور اٹھاؤں گی۔ نوشی، میں اور سمینہ تینوں نیلم کے پہاڑ کی طرف نکلے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دن کے ٹائم جا کر کہیں چھپ جائیں گے اور رات کو ساری چیزیں کیپچر کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم دن کے ٹائم نیلم کے پہاڑ کی طرف نکلے اور جا کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ دن کے ٹائم نیلم کے پہاڑ پر نہ تو کوئی گھر تھا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی اور چیز، سوائے ایک پہاڑ کے جو سبزے اور برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر رات ہونے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے یہاں ایک بستی بنتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ ایک کونے پر چھپ کر سب ماجرا دیکھنے لگے۔ یہاں پر ایک پورا قبیلہ بسا ہوا تھا۔
इस कबीले की औरतें बेहद खूबसूरत थीं। ये लंबे लंबे बाल, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे कद अपनी खूबसूरती खुद बयान कर रहे थे। और यहाँ के मर्द वो भी किसी से कम नहीं थे। यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा था, मानो जैसे कोई मेला लगा हो। हर तरफ ढोल के बजने की आवाज़ें और गहमा गहमी थी। मैं ये सब मंजर देखकर डर तो गई, लेकिन तजस्सुस में थी कि देखें तो सही आखिर आगे क्या होता है। हम छुपकर ये सारा मंजर देखती रहीं और बहुत खौफजदा भी थी। इस मेले में हमने बहुत सी मखलूक को शामिल होते देखा, जिनमें जिन्नात और परिजात सब शामिल थे। कुछ देर गुजरी तो हमने उन 4 लड़कों को देखा जो शर्त लगाकर इस पहाड़ी पर आए थे लेकिन वापस नहीं जा सके। कुछ लोगों ने उनको घेर रखा था और उनके आगे ढोल बजाकर अपनी खुशी को मनाया जा रहा था। मेरी नज़र जब इन लड़कों पर पड़ी तो मैंने नौशी से कहा, लगता है कि जिन्नात ने इनको अपने काबू में कर रखा है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। नौशी कहने लगी, इनकी मदद करना मतलब खुद भी फंस जाना है। मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम भी फंस जाएं। मैंने कहा नहीं, वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये इतने खूबसूरत हैं सब, अगर ये जिन्नात की फैमिली होती तो इनकी खूबसूरती इस तरह नहीं होती। ये ज़रूर परिजात है और मैंने सुना है कि परियां इंसानों की खैर खा होती हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाती। अब हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक से किसी ने हमारे पीछे से आकर हम तीनों को आवाज़ दी। हमने मुड़कर देखा तो ये बहुत लंबे कद की कोई मखलूक थी। उसे देखते ही हमारी चीखें निकल गईं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी के आखिरी दिन है। अब बस मुझे अम्मा और रेहान की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ये मेरी ही जिद थी कि मैं ही इनको अपने साथ यहाँ लेकर आई। मैं समझती थी कि ये सब कहानियाँ हैं, अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे हकीकत का जो सामना हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पर एक पूरा कबीला जिन्नात का था। जिन्नात के मेले के साथ यहाँ जिन्नात की शादी भी थी। बहुत अच्छा पकवान बना हुआ था। इतनी मीठी खुशबू हर तरफ फैल गई थी। वो लंबे से कद का जिन हमें अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने हम तीनों को देखा तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। हम तीनों जिन्नात के सरदार की ये बात सुनकर रोने लगी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मैंने जिन्नात के शहंशाह से कहा कि आप जिन्नात के शहंशाह हैं, खुदा के लिए हम पर रहम करें और हमें आज़ाद कर दें। हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब मैंने उस जिन को खुदा का वास्ता दिया तो वो कोई नेक जिन था जिसने मेरी फरियाद सुन ली। उसने कहा कि यहाँ पर आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग हमारी शादी में शिरकत करें। पहले तो खौफ के मारे हमारी जान निकलती जा रही थी। फिर जिन्नात के सरदार ने जैसे हमसे बात की तो कुछ हमें इत्मीनान हुआ कि ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से उनसे बात की और उनको अपनी मुश्किल बताई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उन्होंने मेरी बात को सुना बल्कि उस पर अमल भी किया। नौशी और समीना ये देखकर हैरान थी कि जिन्नात मेरी बात क्यों मान रहे हैं। वो लड़के भी ये सब देखकर बहुत हैरान थे। सबकी नज़र मुझ पर थी। मैंने जिन्नात के सरदार से कहा कि इन 4 लड़कों को भी छोड़ दे, ये भी दोबारा भोले भटके यहाँ कभी नहीं आएंगे। मेरे कहने पर इन 4 लड़कों को भी आज़ाद कर दिया गया, लेकिन हमें जिन्नात की ये शर्त माननी पड़ी कि हमें जिन्नात की बेटी की शादी को अटेंड करना पड़ा। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हर तरफ ढोल की आवाज़ गूंज रही थी। पूरा पहाड़ खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। खाने का वक्त आया तो जिन्नात की एक औरत ने हमारे आगे बड़े बड़े थाल रखे जिसमें पूरा पूरा बकरा पका हुआ था। जब जिन्नात पर हमारी नज़र पड़ी तो हमने देखा वो खाए जा रहे थे। मुझे तो बहुत खौफ आने लगा। हम सारे डरे और सहमे बैठे थे, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पढ़ाई थी जिसको दिल में पढ़ने के बाद मैं जिन्नात से हम कलाम हो जाती थी। जिन्नात ने हमें अपने त्यौहार के तौर तरीके दिखाए और साथ बेहतरीन खाना पेश किया। खाना खाने के बाद मैंने जिन्नात के शहंशाह से इजाज़त मांगना चाही तो खुशी खुशी उन्होंने हमें वापस जाने की इजाज़त दी। हम तीनों और वो 4 लड़के पलक झपकने में पहाड़ी से नीचे ज़मीन पर थे। जैसे ही जिन्नात के मेले से घर वापस आए तो हमने शुक्र का कलमा अदा किया। सब मेरी तरफ देखकर हैरान थे कि मैंने ऐसा क्या किया था कि जिन्नात ने मेरी बात मान ली, क्योंकि पहाड़ी पर जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था, जबकि हम सब के सब जिंदा वापस आ चुके थे। मैंने उन सबको बताया कि मैं छोटे होते से ही सूरज जिन पढ़ती आ रही हूँ और इसका इतना फ़ायदा है
کہ میں نے جن ذات سے التجا کی تو انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے وہی صورت اپنے منہ میں دہرائی تھی کہ جنات کے شہنشاہ نے میری بات مان لی۔ ہم اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھے لیکن بہت زیادہ خوش بھی کہ زندہ واپس لوٹ آئے۔ لڑکوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے نکل گئے۔ اب مجھے اور سمینہ کو بھی واپس جانا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا۔ نوشی نے کہا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہوں، کچھ دیر گھر پر بتا کے آتی ہوں، اتنی رونق تھی، اب تم لوگ چلی جاؤ گی تو میں تو اداس ہی ہو جاؤں گی، اس لیے میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ اگلے دن صبح ہم تینوں نے نکلنا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہمیں دروازے پر دیکھ کر اماں، عادل اور ریحان بہت خوش ہوئے۔ سفر نے اب ہمیں تھکا دیا تھا۔ نوشی اپنے گھر چلی گئی، سمینہ اور عادل اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے اماں اور ریحان کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ ریحان نے میری بات سنی اور ڈر کر سہم گیا۔ امی نے شکر کا کلمہ ادا کیا کہ میں زندہ واپس آ گئی ہوں اور مجھے سمجھایا کہ کسی بھی ایسی جگہ کے لیے ضد نہیں کرتے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ میں نے امی سے وعدہ کیا کہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ میری عادل سے شادی ہو گئی۔ ہم ایک خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے ہم نے دریائے نیلم پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عادل سے کہا کہ نہیں، مجھے دریائے نیلم پر نہیں جانا۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو بہت خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آ گئی تھی، اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنی ہمت دی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔